हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो चैप्टर नंबर आपका 10 है ग्रेविटेशन, ठीक है, उसको मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ और आप ध्यान से समझिए, ठीक है। बाद में रिकॉर्डेड आप सुन लेना, ठीक है। ग्रेविटेशन क्या है? आपने ये तो सुना होगा कि न्यूटन था, न्यूटन एक बार पेड़ के नीचे बैठा था तो एप्पल उसके सिर पर गिर गया, है ना। तो धरती ना अपनी ओर हर किसी को खींच रही है ना। वो किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग हम इस पे पढ़ेंगे कि आखिर ये है क्या ग्रेविटेशन। देखिए, चैप्टर 8 और 9 में हम डिस्कस कर चुके हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में, है ना। अच्छा, मोशन का मतलब क्या होता है? गति, है ना। ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण, है ना। तो मोशन मतलब क्या होता है? गति। देखो, चेंज इन पोजीशन, अगर किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, ब्लर आ रहा है। चेंज इन पोजीशन, ठीक है। वो मोशन है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है आपने मोशन के बारे में पढ़ा, आपने पढ़ा है फोर्स एज द कोज ऑफ मोशन। और मोशन कब होगा? जब हम उस पर फोर्स लगाएं। क्या लगाएंगे? बल लगाएं, है ना। अब कोई चीज अपनी जगह पड़ी हुई है, उस पर बल लगाएंगे तभी तो अपनी जगह से हिलेगी और वो मोशन में हो जाएगी। किस में हो जाएगी? मोशन में हो जाएगी, हाँ या ना, है ना। तो वी न्यू दैट अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्पीड। हमें ये भी पता है कि फोर्स चाहिए किसी भी वस्तु की चाल को परिवर्तित करने के लिए, या डायरेक्शन ऑफ द मोशन, या किसी को भी गति में देने के लिए, किसी भी वस्तु को गति में देने के लिए या उसकी स्पीड को चेंज करने के लिए हमें फोर्स चाहिए, हाँ या ना। देखो अभी पेन है ना, देखो कितनी जल्दी चला गया। ये क्या हुआ? स्पीड देने के लिए मैंने क्या करा? फोर्स लगाया ना। ये ऐसे ऐसे चला गया, ये क्या हुआ? मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी ना। क्या लगाया मैंने? फोर्स लगाया, हाँ या ना। अच्छा, आप ये भी पता है कि वी ऑलवेज सी दैट द व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, जब किसी वस्तु को ड्रॉप किया जाता है तो वो हमेशा नीचे की ओर जाता है, हाँ या ना। तो वी आर अवेयर दैट ऑल द प्लैनेट, आपको ये भी पता होगा कि धरती या मंगल हो गया, मून हो गया, अभी मून की बात नहीं करते हम, ठीक है, धरती हो गया, ठीक है, मार्स हो गया, अर्थ हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, ये सारे के सारे जो हैं ये क्या कर रहे हैं? सन का चक्कर लगा रहे हैं ना, पता है ना आपको। और मून किसका चक्कर लगाता है? धरती का लगाता है, पता है ना आपको। ये सारे के सारे जो केसेस है ना, इनमें भी एक फोर्स लग रहा है, पता है बच्चों। ये जो सूरज है, इसका ये जो प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं ना, है ना, ये एक फोर्स की वजह से लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? फोर्स की वजह से, ठीक है। और प्लैनेट और मून इसलिए मूव कर रहे हैं। इसाक न्यूटन, जानते हो ना न्यूटन के बारे में, जिसके सिर पर सेब गिरा था, was able to explain that the same force is responsible for all this। उन्होंने कहा ये जितनी भी चीजें नीचे गिर रही है ना, वो सेम फोर्स है, वही एक फोर्स है जो हर चीज को नीचे की ओर गिरा रहा है। ये इसाक न्यूटन ने दुनिया को बताया और इसी को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट ग्रेविटेशन एंड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस चैप्टर में हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे, और हम ये भी पढ़ेंगे कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द अर्थ, कि किस प्रकार से जो ऑब्जेक्ट होता है ना, अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन, की जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट वो नीचे की ओर क्यों जा रहा है, और ये नीचे की ओर जा रहा है, या वो किस प्रकार से गति कर रहा है, वो किसकी वजह से प्रभावित है? ग्रेविटेशन की वजह से। हम ये भी पढ़ेंगे। वी शैल लर्न हाउ द वेट ऑफ द बॉडी, हम ये भी पढ़ेंगे कि जो वेट होता है ना, वेट। देखो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं मैं आपको, आप जब कभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो आपने मेजर किया होगा ना आपका मास कितना है। कभी जाकर डॉक्टर के से पूछ, डॉक्टर ने आपका चेक किया है मास, हिंदी में द्रव्यमान चेक किया आपका, ठीक है। जैसे आपका मास चेक किया डॉक्टर ने, जैसे डॉक्टर ने बोला बेटा आप 50 किलो के हो, चेक किया डॉक्टर ने कभी आपका मास? आप तो कहोगे वो तो हम वेट बोलते हैं, आप तो ये कहोगे तो हम वेट बोलते हैं। नहीं बच्चा, नहीं। जो मास है ना, मास जो आप केजी में मापते हो ना,
वो आपका मास है। द बॉडी दैट कंटेन इन योर द बॉडी या द मटेरियल विच इज इन योर बॉडी, द मटेरियल विच इज कंटेन इन योर बॉडी इज दैट कॉल्ड या इट इज कॉल्ड मास। मतलब आपकी बॉडी में जो माल भरा हुआ है, मतलब जो भी आपकी बॉडी के अंदर सब कंटेन करता है, वो एक मास होता है। और मास को केजी में मेजर करते हैं, केजी में। भैया फिर वेट क्या होता है? वेरी गुड, मुझे अच्छा लगा। तो अब आप समझ में आ गई कि डॉक्टर्स जो आपका मेजर करते हैं वो आपको मास मेजर करते हैं, आपकी बॉडी में क्या है, कितना आपका सामान है आपकी बॉडी में। ठीक है। वेट क्या है? वेट, हाँ साइंस में हम मास बोलेंगे। वेट क्या है? वेट है कि जिस जगह पर हम है उस जगह पे ग्रेविटी में कितना खींच रही है, कितना फोर्स लगा रही है, वो वेट होता है। तो हमारे धरती पे जो फोर्स जो लगाया जाता है ना, वो एक, जैसे केजी है, अगर हम एक केजी की बात करें तो वो 9.8 न्यूटन के बराबर है। मतलब न्यूटन में होता है वेट, किसमें होता है? न्यूटन। क्योंकि आपको पता है किसने खोज करी है? इसाक न्यूटन ने करी, तो उन्होंने अपना नाम रखा है ना भाई। जैसे तुम भी कुछ खोज करो, तुम भी अपना नाम रखो, इंडिया का नाम भी हो जाएगा। क्यों भाई, है नहीं कह रहा मैं? पढ़े आगे। तो देखो, न्यूटन अगर आपसे बोले कि आप 50 किलो के 60 किलो के हो, चलो ठीक है, तो आप बता सकते हो ये 60 किलो क्या कहलाएगा? आपका मास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अगर आपसे कोई पूछे कि आपका वेट कितना है, देखो मैं हिंदी में बता दूं, वेट को भार बोलते हैं। ठीक है। अगर कोई पूछ ले आपको मास है 60 किलो, मास मतलब द्रव्यमान। कोई आपसे वेट पूछ ले कि आप कितने वेट के हो, तो वेट मतलब क्या होता है? भार। तो आप क्या करोगे? सर जी मास और वेट तो सेम ही होता है, सेम ही है। नहीं, वेट अलग है, वेट न्यूटन के हिसाब से। तो आप 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो, जो इसे छोटे जी से डिनोट किया जाता है, किसे डिनोट किया जाता है? छोटे जी से डिनोट किया जाता है। सुन रहे मेरी बात? समझ में आ रहा है आपको? तो ये हर जगह का अलग अलग होता है। ये मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपसे कोई बोलेगा ना आपका कितना वेट है, तो आप जितने केजी के होगे उसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 6 का 8 ऊपर 4 हासिल हो गया, कैरी हो गया 6 नीम 4 और सर के तो 58 होते हैं। तो 0.1 के बाद है, यहाँ जीरो भी थी, 0.1 लगे, तो आप 588 न्यूटन के हो गए। भैया 41 का क्या होगा? हाँ 41 इंटू 9.8। हाँ जी, 41 इंटू 9.8। हाँ तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा। समझ में आ गई? जितना भी उतने का आपका वेट हो जाएगा। अगर कोई वेट पूछेगा तो न्यूटन में बताओ उसको। मेरी बात समझ में आ रही है? अब एक बात और सुन लो, वेट जो होता है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि वेट किस पे डिपेंड है? फोर्स पे। किस पे डिपेंड है? बल पर डिपेंड है। और धरती पे कितना बल लगता है? 9.8 से लेकर 10 तक। सुन रहे हो? अगर आपको ब्रैकेट में जी की वैल्यू 9.8 दे रखी है, तो आप 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे। और अगर आपको ब्रैकेट में जी की वैल्यू 10 दे रखी है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। सुन रहे हो? मतलब हमारी जो धरती है ना, उस पर फोर्स 9.8 से लेकर 10 तक के आसपास होता है। सर जी उससे याद नहीं, फोर्स जो है ना ग्रेविटी का फिक्स है। हमारी धरती इतना ही खींचती है। ये जो चीज नीचे जा रही है ना, ये सब एक जैसे ही खींचती है। ठीक है सर? 10 की स्पीड से ही। मतलब ये फोर्स जो है 10 न्यूटन के आसपास है। ठीक है, 1 केजी के हिसाब से। देखो जैसे आप ये कह रहे हो कि जैसे गोली हम बंदूक चला रहे हैं, तो गोली सामने जा रही है, लेकिन अगर कोई सामने कोई चीज नहीं होगी ना, तो बाद में वो नीचे गिर जाएगी। गिरेगी नहीं गिरेगी? वो तो हम जब सामने तरफ फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स कई प्रकार के ना, कहाँ पे आप लगा रहे हो। जब हम ऐसे, तो अगर मान लो इतना भी ताकतवर नहीं ग्रेविटी का फोर्स, अगर इतना भी ताकतवर होता तो आप पैर उठा पाते? आप तो पैर जमीन से रहते आपके। इतना भी फोर्स नहीं, 9.8 न्यूटन के आसपास। मान लेते हैं आपका जो मास है ना, वो है आपका 40 केजी का है, और जी की वैल्यू आपकी दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है। देखिए, अगर आपको वेट निकालना है तो आप मास को, ठीक है, जो जो ग्रेविटी है, जितना फोर्स लगा रही है, खींच रही है अपनी ओर, ठीक है, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। देखो, आपने एक्सीलरेशन पढ़ा था ना? पढ़ा था नहीं पढ़ा था? तो वही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो हम इसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख सकते हैं। ग्रेविटी लिखा तो
तो इसका हो गया m, इसका हो गया g। तो m कितना आपका 45 किलो, g कितना आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर 10 दे रखा है तो आप इसको गुना करोगे तो 450 न्यूटन आपका। ठीक है, भैया एक्सीलरेशन वो है एक्सीलरेशन ग्रेविटी। चेंज इन वेलोसिटी पढ़ा होगा ना आपने। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 न्यूटन आ गया। ठीक है, तो अब सुनो, पता है जैसे यहाँ पर हमारा 10 है ना, मून पर रहेंगे ना, मून पर, तो जो न्यूटन जो वेट है वो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, जो वेट है वो 1/6 हो जाएगा। समझ में आ रही है? कहने का मतलब है कि अगर आप अर्थ पर 450 न्यूटन के हो, ठीक है, तो मून पर कितने हो जाओगे? 450 को 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसलिए ना मून पे हम अपने को हल्का महसूस करते हैं। ठीक है, ये समझ आई? देखो, अगर मान लो मून पर, आपने कार्टून में भी देखा होगा कि मून पर जब कूदते तो बहुत ऊंचा कूद जाते हैं, है ना? क्योंकि इस मून पर हमारा जो ग्रेविटेशन फोर्स है ना वो 1/6 है। कितना है? बस अगर मान लो धरती पर कितना है, अगर धरती की जी की वैल्यू, अर्थ की जी की वैल्यू कितनी है? 10 मान लेते हैं, 10 के जो क्वेश्चन में दे रखा हो 10 है। ठीक है, कितनी है? 10। तो बताओ मून पर कितना होगा ये? 10 को 6 से भाग कर दो, 6 एकम 6, 4 बचे, पॉइंट लग गए, 6 6 36, 4 बचे, 0 लग गए, 6 6 36, तो 1.67 मीटर पर सेकंड। देख लो, इतना कम है। ठीक है, अरे जब 4 से बड़ा होता है ना तो हम आगे एक वाले को हासिल देते, चलता रहेगा, ये आएगा। ठीक है, जब 4 से बड़ा होगा तो आगे वाले को 1 दे देते हैं। जैसे ये 6 से चलता रहेगा तो आगे वाले को 1 दे देंगे। ठीक है, क्या हुआ? समझ में आ गई? अच्छा बच्चों, आपसे एक चीज पूछूं? ठीक है, इसे छोड़ो। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे मान लो आपका मास 70 kg का है। ठीक है, कितने का है? ठीक है, अर्थ पर कितने kg का है? तो आप बता सकते हो कि आपका जो मास है, मास मतलब द्रव्यमान, ठीक है, तो द्रव्यमान, अर्थ मतलब धरती, मास जो है आपका, मास मतलब द्रव्यमान, आपका मून पर कितना होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अगर आपका मास 70 kg है तो मून पर कितना होगा? ठीक है, तो 70 है ना, मास 70 kg है। तो चलो आसान कर दूं, 60 कर देता हूँ। चलो बताओ कितना होगा मून? बेटा 60 ही रहेगा, मास कभी चेंज नहीं होता ना। यही चीज तो समझनी है। देखो, जो तुम्हारी बॉडी के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है वो मून पे जाके खत्म हो जाएगा क्या? हट गायब हो जाएगा क्या? मास उतना ही रहेगा। ये चीज समझो। तो जो आपका जो फोर्स है ना, फोर्स वो कम हो जाएगा। समझो, ये चीज याद रखनी है। अब देखो, मैं आपको करके दिखाता हूँ, प्रूव करके दिखाता हूँ। देखिए, आपका जो मास है ना, मास अर्थ पर कितना है? कितना अर्थ पे? 60 किलो का है। ठीक है, ठीक है, और अब बताओ आपका वेट कितना होगा अर्थ पर? मास मतलब द्रव्यमान, वेट मतलब होता है भार। बताओ कितना होगा आपका वेट? आप 10 से भाग कर दोगे ना, 10 आ गया ना आपका? हाँ या ना? ओ सॉरी, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 से 600 आ जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? 600 तो आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ना वेट लाने के लिए। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपका जो मास है ना, मास मून पर कितना होगा? 60 kg रहेगा। ठीक है, अब आपका वेट कितना होगा मून पर? तो 60 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, ये देखो ना, 1.67 से। अर्थ के लिए 10 से करते हैं और मून के लिए 1.67 से करते हैं। तो 1.67 से करेंगे, करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा?
जीरो का जीरो लगा दिया, 6 7 42 का 2 ऊपर 4 कैरी हो गया, 6 6 36 40 6 1 10, तो 0.2 के लगा दिया तो 100 न्यूटन के आसपास आ गया, है ना। अब दूसरा तरीका आपको मैंने क्या सिखाया था कि अगर आपको वेट दे रखा है अर्थ पर कितना 600 न्यूटन, तो वेट आपका मून पर कैसे निकालते हैं, किससे भाग करते हैं, 100 से 6 से भाग करते हैं, 6 से भाग करते हैं ना, बता दो ना 16 होता है वेट, हाँ या ना, वेट मतलब भार, तो 6 से भाग करो कितना का 100, देखो यहाँ पे भी 100 आ रहा है, यहाँ पे भी 100 आ रहा है, लगभग वही तो आ रहा है। अब आगे समझ में, इसलिए मास कभी चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है, वेट ग्रेविटी का। आपको पता मंगल पर जाओगे ना, मंगल पे तो आपका वेट बढ़ जाएगा क्योंकि वहां पे ज्यादा ग्रेविटी है, समझ में आ गया। तो ये है इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया। तो वी आर अवेयर दैट द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, हमें जानते हैं कि मून जो है वो धरती का चक्कर लगाता है, धरती का चक्कर लगाता है, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाता है तो बाद में क्या होगा, नीचे आ जाएगा। इट इज सेड दैट व्हेन द न्यूटन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री, एक कहानी कही जाती है कि एक बार न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था, एक एप्पल जो उसके ऊपर गिर गया, फैलोन हो गया। द फॉल ऑफ द एप्पल अट्रैक्टेड न्यूटन अटेंशन, जब एप्पल गिरा तो न्यूटन का ध्यान, अटेंशन उस पर चली गई, हु बिगेन टू सर्च, और इसका कारण पता लगाने में लग गया वो। He thought that if the earth can attract the apple, फिर वो सोचने लग गया कि अगर धरती एप्पल को अपनी ओर खींच रही है, अपनी ओर, तो कैन इट अट्रैक्ट द मून टू, क्या वो चंद्रमा को भी अपनी ओर खींच सकती है, क्योंकि देखो धरती का चक्कर कौन लगा रहा है, मून लगा रहा है। सर जी वो तो खींच ही रही है, बस धरती अपनी जगह से साइड हो जाता है, फिर वो हमारे ऊपर नहीं गिर पाता चांद। तुम्हें पढ़ रखा है, वेरी गुड। इज द फोर्स द सेम, मैं ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका ना, इज द फोर्स द सेम इज बोथ केसेस, ये कह रहा है कि क्या दोनों केसेस में फोर्स लगता है। ही कंक्लूड, उन्होंने निर्णय निकाला, रिसर्च करी, दैट द सेम टाइप ऑफ द फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल इन द बोथ केसेस, मतलब चाहे जो सेब नीचे गिर रहा हो या जो धरती पर मून गिर रहा है, दोनों में सेम फोर्स लग रहा है। एक्चुअली में वो गिर रहा है लेकिन राउंड होता रहता है। ही एक्सप्लेन, उन्होंने बताया दैट एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट, जो ऑर्बिट होता है ना, सन भी अर्थ को खींचती है, हाँ, और ग्रेविटेशन की वजह से वो चक्कर लगाते रहते हैं। ही एक्सप्लेन दैट, जो बड़ी चीज होगी ना वो छोटी चीज उसका चक्कर लगाने लग जाएगी, ठीक है, इस प्रकार का अगर फोर्स बन जाए तो। ही एक्सप्लेन दैट, उन्होंने बताया दैट ईच पॉइंट ऑफ इट ऑर्बिट द मून फॉल्स टूवर्ड्स, ये कह रहा हर ईच पॉइंट पर ऑर्बिट के जो मून है वो गिरता है धरती के ऊपर, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ इन स्ट्रेट लाइन, इसलिए वो सीधी रेखा में नहीं जाता। अब आगे सुनो, जो धरती है ना उसका जो मून चक्कर लगा रहा है ना, तो मून गोल गोल राउंड लगाता है, ना कि सीधा चला जाता है, क्योंकि वो गिरता है, अट्रैक्ट होता है। सो द अर्थ मस्ट अट्रैक्ट द मून, ठीक है, सो द अर्थ, इसलिए अर्थ पक्का करेगा अट्रैक्ट मून को, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू सी द मून फॉलिंग, लेकिन हमारे लिए संभव नहीं है कि हम मून को देख सके कि धरती पे गिर रहा है। इसका इन्होंने एक्टिविटी समझाई है कि जैसे हमें गोल घुमा रहे थे, देखो ये पूरा घूमता रहता, अगर छोड़ देंगे तो सीधा आगे की ओर निकल जाएगा। देखो इधर, इससे बोला एक धागा लीजिए, ठीक है, और एट वन एंड ऑफ इट्स टाई ए स्मॉल स्टोन, छोटा सा पत्थर बांध लीजिए। अब होल्ड द अदर, तो मून, अब डायरेक्शन को नोट कीजिए क्या होगा। देखो तो हमने क्या नोटिस करा, वी सी दैट द बिफोर रिलीज द थ्रेड, धागे को छोड़ने से पहले द स्टोन मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, जो पत्थर है वो गोल गोल घूमता रहता है विद अ सर्टेन स्पीड, एक निश्चित स्पीड से, एंड चेंज डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट, हर उसके डायरेक्शन में चेंज होता रहता है। द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन वेलोसिटी, देख रहे हो हर बार उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, और डायरेक्शन चेंज होगी, उसकी अगर दिशा चेंज होगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है, एक्सीलरेशन चेंज होगा, ठीक है। अब पता ना आपको वेलोसिटी क्या होती है, वेग, मतलब जितनी स्पीड से यहाँ जा रहा है उतनी स्पीड से यहाँ नहीं जाएगा, बार बार चेंज होएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना वेलोसिटी एक निश्चित दिशा में होती है, जैसे वो मुड़ जाएगा एक नई दिशा स्टार्ट हो जाएगी तो बार बार
चेंज होगा। और ये कह रहा है एक्सेलेरेशन, मतलब एक्सेलेरेशन पता है ना आपको क्या होता है, आपने टर्म फर्स्ट में पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेग में परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं हिंदी में से, क्या बोलते हैं, त्वरण। 20 की स्पीड में चल रहा है तो वो बढ़ता रहेगा, हाँ 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया, 40 से 30 हो गया। तो वो एक्सेलरेशन ही होगा। तो अगर हम एक ही स्पीड से रहते हैं, 40 की स्पीड से ही आए आ रहे हैं, तो एक्सेलरेशन 0 है, पढ़ चुके हैं हम पहले। द फोर्स विच कॉजेज दिस एक्सेलरेशन एंड कीप द बॉडी, ये कह रहा है एक बल होता है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन एंड कीप द बॉडी मूव, और एक्सेलरेशन होता रहता है, त्वरण होता रहता है, और बॉडी जो है वो मूव करती रहती है, सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूमती रहती है, और सेंटर की तरफ जाती है। देखो ये सेंटर बन जाता है। इसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोला है उन्होंने, क्योंकि देखो इससे पूरी बंधी रहती है। आपने सोचा है जब ये गोल गोल घूमता है, ऐसे क्यों नहीं घूमता, ऐसे क्यों नहीं घूम जाता, फिर ऐसे क्यों नहीं घूम जाता, पूरा ऐसे सर्कुलर पाथ में तो घूम रहा है, और जिसकी वजह से घूम रहा है उसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रित बल। ठीक है, हाँ। इन द एब्सेंस ऑफ, अगर ये फोर्स ना होगा तो स्टोन फ्लाइज ऑफ अलोंग द स्ट्रेट, और अगर जैसे फोर्स हटा दोगे पत्थर सीधी दिशा में चला जाएगा। दिस स्ट्रेट लाइन, उसे टेंजेंट कहते हैं। मैं आपको टेंजेंट बता देता हूँ, देखो मैं आपको काफी कम कर देता हूँ, है ना। ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, तो अगर मान लो इस सर्कल की एक ये लाइन जा रही है, अगर एक पॉइंट पे टच करके कोई लाइन जा रही है, किसी भी सर्कल को कोई लाइन जा रही है, एक पॉइंट पे टच होके, चाहे जितने में जाके बढ़ा दो, उस लाइन को टेंजेंट कहते हैं, याद रखना। ठीक है, ये टेंजेंट बनी हुई है, यहाँ देखिए, सर्कल के एक पॉइंट को टच होकर जाने वाले को टेंजेंट कहते हैं। अगर निकल जाएगी ना तो ये सीकेंट हो जाती है, क्या हो जाती है, छेदक होती है। हम ये मैथ में पढ़ेंगे 10th क्लास में। अभी आपको उसका टेंजेंट थोड़ा सा जानना है, इसके बारे में डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया आपको, बाकी मैंने आपको फिर भी डिटेल में बता दिया कि होती क्या टेंजेंट। ये कह रहे द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, मून जो है ना वो धरती का चक्कर लगाता है ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, बहुत इंपोर्टेंट लाइन है, इसलिए बंधा हुआ है मून सेंटर से, धरती के सेंटर से मून बंधा हुआ है, जिसकी वजह से उसका चक्कर लगाता है। दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, ये कहाँ से आया है, ये धरती के फोर्स अट्रैक्शन के द्वारा आया है। और अगर ये फोर्स नहीं होगा तो मून, अब आप बोलोगे भैया ये सर कि ये धरती है, ये मून है, ये इसका सेंट्रीपिटल फोर्स है, और ये इसका चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ पे कोई रस्सी तो बंधी नहीं है भाई, रस्सी तो बंधी नहीं, चक्कर काय को लगा रहे हो भैया, यहाँ पे तुमने रस्सी पकड़ी हुई है, यहाँ तुमने रस्सी पकड़ी हुई है, इसे चक्कर लगाओगे तो पता लग जाओगे, पर यहाँ तो कोई रस्सी ना लगा रखी, फिर काहे घूम रहे हो। तो वेरी गुड, दैट इज अ फोर्स, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो धरती का जहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका अट्रैक्शन है, और वो उसी वजह से वो उसका रिवॉल्व करता जा रहा है, वो उसके ऊपर गिर रहा है, और इतने में धरती इधर हो जाती है, इधर हो जाता है, ऐसे होता जा रहा और ये युगों से चलता जा रहा है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा तंग करके समझा रहा हूँ। ठीक है, द मून वुड मूव इन यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन, समझ में आ गया। अगर ये फोर्स ना होगा, ये बल ना होगा, ये बल ना होगा, थैंक यू। ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। इट इज ऑब्जर्व दैट द फॉलिंग एप्पल, जब एप्पल नीचे गिरा, इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ, धरती की तरफ गिरा, डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ। फिर उसने सोचा जो एप्पल गिर रहा हो, धरती पे गिरो, वो क्या वो एप्पल धरती को खींच सकोगे, क्या एप्पल भी धरती को खींच रहा है, हाँ खींच रहा है, हाँ सुनो इधर, डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ टू, इफ सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड द एप्पल। पर अगर एप्पल भी धरती को अपनी ओर खींच रहा है, पर हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि हम धरती को एप्पल की ओर जाते हुए देख पाए। मैं धरती उखड़ के चली जाती है एप्पल के पास, नहीं ना, क्यों, ऐसा क्यों, तो क्योंकि आपको याद होगा, आपने 3 लॉ ऑफ मोशन पढ़े होंगे, याद है आपको, 3 लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे, है ना, किसके लॉ थे वो, हैं, वो डाल्टन के दिशा से। हाँ, तो जो 3 गति के नियम थे उसमें से तीसरा नियम क्या था, एवरी एक्शन हैज अपोजिट इक्वल रिएक्शन। यस,
हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मैं तुम्हारे गाल पे मारूंगा तो मुझे भी तो लगेगा ना हाथ उतना ही, लेकिन मेरे हाथ की ये हार्ड है, आपकी गाल की सॉफ्ट है, तो आपको ज़्यादा फील होगा। हाँ या ना, है ना। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए गति का तीसरा नियम, हमने टर्म फर्स्ट में पढ़ा था। तो अभी तो वही कह रहा है कि थर्ड लॉ मोशन की वजह से वो सोच रहा है कि भाई अगर एप्पल को धरती खींच रही है तो धरती को एप्पल भी खींच रही है, क्योंकि गति का तीसरा नियम कहता है द अर्थ इज टू अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द एप्पल, इसलिए धरती भी एप्पल की तरफ खींचेगी। बट अकॉर्डिंग टू लेकिन सेकंड लॉ क्या कहता है कि कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा उसकी क्षमता, उसकी ताकत पर डिपेंड करेगा, उसकी एक्सीलरेशन पर डिपेंड करेगा ना, है ना। तो देखो द ऑफ द गिवन फोर्स एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, उसके मास पर डिपेंड। तो सेकंड लॉ मोशन क्या कहता है कि जो एक्सेलरेशन होगा, जो त्वरण होगा, वो मास ऑफ बॉडी के इनवर्स होगा। मतलब जो त्वरण है वो मास ऑफ बॉडी के द्रव्यमान के इनवर्स है। मतलब जो एक्सेलरेशन है वो मास का अपोजिट होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि धरती का मास बहुत बड़ा है, हाँ या ना, और शेप जरा सा है, बिल्कुल जरा सा। तो अब आप बताइए किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है? सही होगा। अर्थ का। तो इसलिए जो ये है ना एप्पल, ये इसलिए धरती पे गिरा, इसलिए मून छोटा है, इसलिए वो धरती का चक्कर लगाता है, धरती नहीं लगाती मून का चक्कर। इसलिए धरती छोटी है सूरज से, इसलिए धरती चक्कर लगाती है सूरज का, सूरज चक्कर नहीं लगाता। बड़ा होता है तो धरती में उनका चक्कर लगा। हाँ, तो फिर हम धरती में रह रहे होते हैं या मून में रह रहे होते हैं? फिर क्या रह रहे होते भैया अर्थ में कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो अर्थ से बड़ी हो। हैं? क्या बात, क्या बात। चाइना का लकड़ी का ठीक है, और देखो उसका ग्रेविटेशनल सरफेस जो है ना, वहां तक उसका प्रभाव भी होगा, जहां तक उसकी ग्रेविटी खत्म हो जाएगी ना, जहां तक उसका फोर्स खत्म हो जाएगा, फिर वो आगे को नहीं खींच पाएगा। आपके मन में आ सकता है कि भाई मंगल ग्रह बड़ा तो मंगल का धरती को नहीं चक्कर लगाने लग जाती है ना। बड़ा तो चाइना है ना। हाँ, ऐसे तो आप कहोगे फिर जो मून है, जो मून है, और मून बस अपनी मून जो है वो फिर धरती को क्यों लगा रहा है? धरती सूरज तो उससे बड़ा, तो उसके चक्कर में लगा है। आप गौर कर देखोगे तो वो उसका भी चक्कर लगा रहा है। ठीक है, आगे देखिए अब। तो ये कह रहे थे मास ऑफ एन एप्पल इज नेग्लिजिबली स्मॉल इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द अर्थ। मैंने आपको समझा दिया अभी। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स एन एप्पल। इसलिए ये हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि हम एप्पल को देख सकें, ठीक है, या धरती को देख सकें कि एप्पल की तरफ मूव कर रही है। द सेम आर्ग्यूमेंट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर द व्हाई द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। ठीक है, इसलिए इस चीज का एक्सपेरिमेंट आप मून पे कर सकते हो कि इसलिए जो धरती है वो मून की तरफ चक्कर लगाते हुए हमें नहीं दिख सकती, क्योंकि उसके एक्सीलरेशन और मास में देखिए बिल्कुल अंतर है। ठीक है, एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, मास कम है, मास कम है तो एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। अब आते यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। देखो ये इसके बेस पर लॉ बना दिया कि दुनिया में जितनी भी सब चीजें होती है सब एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, लेकिन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, ये दोनों के मास को मल्टीप्लाई करके उनके जितने उनके बीच की दूरी है, डिस्टेंस, उसका स्क्वायर करके डिवाइड कर दो, और जो ग्रेविटेशन फोर्स है जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको फोर्स पता लग जाएगा। ये लिखा, ये आपको रटना पड़ेगा पूरा, समझ आ गया तो अच्छी बात है। कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर। ठीक है, दुनिया में हर पदार्थ एक दूसरे को अपने खींचता है। ठीक है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो निर्भर होता है डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। मतलब अगर मास बढ़ेगा तो ठीक है तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, जितना मास बढ़ेगा उतना फोर्स बढ़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि अगर मान लो दो जगह, क्योंकि दो जनों के बीच में हम कंपेरिजन से पता लगा सकते हैं, दो जनों के बीच में पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स, मान लो उसने बोला कि अगर मास हमने डबल कर दिया किसी का तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डबल हो जाएगा। अगर हमने दोनों का मास डबल कर दिया और कुछ चेंज नहीं किया, ये भी डबल कर दिया, ये भी डबल कर दिया, तो फोर्स कितना बढ़ जाएगा, चार गुना बढ़ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में इतनी बार आ चुका है ना, और ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये बुक है, आपके बुक में से ही पूछा जाता है।
ठीक है। और बच्चे जो है ना इतने भोले होते हैं, फिर से करके करते नहीं है। ये रहा क्वेश्चन छठा, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ। ये इतने स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, बस आंसर लिख दो, डबल होगा, ठीक है, ये हाफ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। और ये चैप्टर पूरा नहीं करना, आपके आधे चैप्टर आ रहे हैं ना, पता होगा आपको सिलेबस का, ठीक है। जी, जितना हाँ बोलो बोलो। जितना बड़ा मास होगा उतनी फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है, ठीक है। और ये कह रहा है कि और इनवर्स मतलब उल्टा, इनवर्स मतलब इनवर्स क्या होता है बच्चों, उल्टा होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। मतलब अगर डिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगी ना तो फोर्स कम होगा, इसलिए तो बता रहा हूँ कि अंतर हो जाता है। उसी के सवालों के जवाब आपको खुद मिल गए होंगे कि आखिर जो मंगल ग्रह है उसका धरती से कैसा हो पा रहा है, चक्कर क्यों नहीं हो पा रहे हैं, हो पा रहा है, ये सब आपको पता लग जाएगा। जितना दूरी पर होगा उतना फोर्स अट्रैक्शन कम होगा, ठीक है। मान लो अब क्वेश्चन में ये आपको पता नहीं, आपको पता है कि छोटा मतलब जो छोटी चीज है, बड़ा मतलब जो बड़ी चीज है, उनका मास, और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर मान लो मैंने डिस्टेंस को आधा कर दिया, डिस्टेंस को मैंने आधा कर दिया, तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ। अगर मैंने डिस्टेंस आधी कर दी, डिस्टेंस आधी करने का मतलब समझते हो, मैंने यहाँ पे 1/2 लिख दिया और 1/2 लिख दिया, तो ये डी का स्क्वायर, ये 1/2 दो बन जाएगा। और जब 2 बन जाएगा, ये ऊपर स्क्वायर लगा तो 2 का क्या होता है 4। तो अगर मैंने डिस्टेंस को आधा करा तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा। मतलब किसी चीज को मैं पास में ले आया ना, जितनी दूर से आधी कर दी तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा। और ऐसे अगर मैंने डिस्टेंस को डबल कर दिया तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके ना उल्टा कर दो, याद रख लेना, याद। अगर मैं किसी ने बोला डिस्टेंस को डबल कर दिया, 2 गुना कर दिया, डबल कर दिया, डबल, तो आप फोर्स का क्या करोगे 1/4 कर दोगे। अगर किसी ने बोला डिस्टेंस हमने 1/2 कर दी तो फोर्स इसका स्क्वायर कर दो, 2 का 4 तो 4 गुना हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल है और वीडियो है, आप बार बार सुने, दिमाग में डालने क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या दिमाग आपका खा रहा हूँ, है ना, ज्यादा दिमाग खा लेता हूँ मैं, है ना, ठीक है। सर जी, हाँ जी बोलिए। जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मार्स पर ज्यादा ग्रेविटी है, हमारा वहाँ भार ज्यादा हो जाता है। वेट, हाँ वेट जो न्यूटन तो में होता है। हम मार्स पर जैसे कि इलोन मस्क जाने का कह रहे हैं, तो हम मार्स पर वेट होगा तो हम कैसे रहेंगे। पर जैसे अगर यहाँ पे रह रहे वैसे रहेंगे, और वहाँ पे थोड़ा जैसे फोर्स है थोड़ा ज्यादा लेने, पर शुरू में हमें मतलब आदत नहीं बन पाएगी हमारी, धीरे धीरे आदत बन जाएगी। जैसे अभी मून पर आप देखते हो, कार्टून मून पे बहुत बनते हैं, जहाँ पे जाते जितना कूदते हैं, मैं भी देख रहा था, ठीक है, मेरी बेटी देख रही तो वो बता रहे थे। अब छोटे बच्चों को तो पता नहीं कि ग्रेविटी हो रही है, उसकी मम्मी बता रही थी कि बेटा ग्रेविटी होती है, यहाँ पे ग्रेविटी कम होती है धरती से, मतलब अट्रैक्शन कम होता है, जब वहाँ ज़्यादा ऊँचा कूद पाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं, कुछ कार्टून से भी हमें सीखने को मिल जाता है। तो देखिए फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ ना, ये पूरा बता रखा है कि जो फोर्स होगा वो एम और एम के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब ये दोनों बढ़ेंगे तो बढ़ेगा, इसका मतलब डिपेंडेंट है ना। और ये क्या उल्टा, अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स कम होगा, है ना, डिस्टेंस घटेगी तो फोर्स बढ़ेगा, ये उल्टा रिलेशन है। फिर इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया, तो ये जो प्रोपोर्शनल है, जो कांस्टेंट वैल्यू आई वो क्या है जी। तो आपको जी ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो यूनिवर्सल हर जगह सेम रहती है। जो इनके बीच में एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी ना, वो हर जगह सेम रहती है, और वो क्या है, वो हमेशा सेम रहते हैं। तो ये हमने इक्वल लगाया तो ये बड़ा जी आ गया, और ये देखो ये डी स्क्वायर उधर चला गया, डी स्क्वायर उधर चला गया, तो ये आ गया। तो आपको याद रखना है, ये रे इसाक न्यूटन, इनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। इनकी थ्योरी दे रखी है, ये थोड़ा अपना कौन थे, क्या विज्ञानी थे, और क्या क्या, जैसे बहुत सारे अंतरिक्ष से रिलेटेड बहुत सारे लोग पता लगे थे ना, जैसे टेलीस्कोप वगैरह बहुत सी चीज़ें पता लगी, तो उससे और ज़रा नई नई दुनिया को चीज़ें पता लगने लग गए, ठीक है। और इस तरीके से फॉर्मूला हमारा डिराइव, ठीक है, ओके। ये आप पढ़ेंगे, कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। जो कैप्लर्स लॉ था ना, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया, ओके। तो और ये देखो जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, जो कभी बदलेगी नहीं, जो कभी बदलेगी नहीं प्यारो, वो ये है। आपको याद रखना कि बड़े जी की वैल्यू होती है। देखो छोटे जी की मैंने वैल्यू आपको बता रहा था ना, कि छोटे जी की वैल्यू हर जगह अलग अलग होगी। अर्थ में क्या होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, या
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, है ना। इसकी ऐसे यूनिट ये होती है। अगर कोई पूछेगा कि छोटे जी की ऐसे यूनिट क्या होती है, सेकंड स्क्वायर। तो आप क्या बताओगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब बड़ा जी आ जाओ, बड़ा जी कांस्टेंट होता है, ठीक है। जो तो एक एक जैसे, तो इसकी वैल्यू होती है 6.673। आप इतना भी ले सकते हो, कहीं जगह इतना लिखा होगा, कहीं जगह इतना लिखा होगा, तो क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं तो आप जब लिख, अगर आपसे पूछेगा लिखने के लिए तो पूरा लिखोगे। ये होती है वैल्यू, और इसकी ऐसे यूनिट साथ में लिखनी पड़ेगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। पता है ये वैल्यू क्या, ये ऐसे यूनिट कैसे बनी है पता है आपको? बता दूं मैं आपको, बता दूं, राज की बार बता दूं, बता दूं? चलो ठीक है, कोई राज की बात नहीं है, नॉर्मल बात है। देखो जी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी का स्क्वायर बड़ा एम इंटू में छोटा है ना। देखो ये फॉर्मूला बना कैसे है ना, ये बता रहा हूँ। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। डिस्टेंस मीटर में लिया जाता है। मास किस में होता है, केजी में होता है। मास किस में होता है, केजी में होता है। तो ये बट केजी का स्क्वायर हो गया ना, केजी का स्क्वायर हो गया, है ना। तो उसके बाद यहाँ कर रहा हूँ, देखो न्यूटन, ये ऊपर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 नहीं हो जाएगा, ओह दिखाई नहीं आपको, ये ऊपर का हो गया ना। और देखो ये जो ऊपर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बटा, ये लाइन डाल दो तो केजी का स्क्वायर। अच्छा ये बताओ माइनस में कैसे हुआ, बताता हूँ। ये देखो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में टर्म फर्स्ट में 1/3 होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की बार -1। अरे 1 की बार -1 होता है, 1/में ए नहीं हो जाता, उल्टा नहीं हो जाता, वही चीज करी है हमने। अगर बटे में केजी का स्क्वायर लिखा है तो हम इसको ऊपर ऐसे लिख सकते हैं -2, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे -2 लिखो, -2 लिखो, या बटे में लगा के लिखो, आपकी मर्जी, ठीक है। ये आ गया, देखो ये -2 लिखो, या यहाँ पे लाइन डाल के लिख दो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है। और देखो ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल है। देखो मैं इसको भी बता रहा हूँ, इसी में बता रहा हूँ। देखो हमें बोला गया है कि ना फोर्स पता लगाओ धरती और मून के बीच में कितना है। बच्चों आपको धरती और मून के बीच में वैल्यू याद होनी चाहिए, फोर्स बदलेगा नहीं, ठीक है। फोर्स हमेशा इतना ही रहेगा, कितना रहेगा, ये 2.02 मल्टीप्लाई 10⁻20, ठीक है। सुन रहे मेरी बात, हमेशा यही रहेगी, ठीक है। अब पता नहीं ब्लर आ रहा है नहीं, तो ये वैल्यू रहेगी हमेशा। अब मैं इसको निकालना बताता हूँ आपको। देखो छोटा एम कितना दे रखा है, देखो ये लिखा अर्थ का, तो ये बड़ा एम होगा, केजी है ना, तो बड़ा एम। तो मैंने कहा था जो बड़ी चीज होगी उसे बड़ा एम बोल देना। बड़ा एम कितना दे रखा है, 6 × 10⁻24 केजी। छोटा एम कितना दे रखा है आपका, 7.4 10⁻22 केजी, ठीक है। और डी, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, हिंदी वाली बुक से देख लेना, डिस्टेंस मतलब दूरी, फिर भी हिंदी में बता रहा हूँ मैं, हिंदी में सारा बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत इंग्लिश में दिखा पा रहा हूँ जो भी है, ठीक है। डिस्टेंस किलोमीटर में, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि फोर्स निकालो, आपको पता है बड़ी जी की वैल्यू भी वही रहती है। बड़ी जी की वैल्यू कितनी होती है, 6 पॉइंट, क्वेश्चन में दे रखा 7 था, मैंने कहा था ना क्वेश्चन में दिया होता है, सिर्फ इतना लिया है। और नॉर्मली जब आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ये बताया था ना मैंने। तो अगर इतना लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, ये कहीं ये वैल्यू लिखी होती है, कहीं वहाँ लिखी होती है, दोनों एक ही है, दोनों बात एक ही है, ठीक है। और उसकी यूनिट ऐसे यूनिट लिखना मत भूलना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। अब आपसे पूछा गया फोर्स निकालिए, क्या निकालिए, फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है G/m/d का स्क्वायर, पढ़ा था ना, ठीक है। तो आप कहोगे कि यहाँ पर आपने ये वाला फॉर्मूला लिखा है ना, यहाँ पर आपने ये लिखा, देखो इसी से ये बना है, कैसे मैं बना के दिखा देता हूँ। देखो F = शुरू में मैंने आपको ये दिखाया था, बड़ा एम छोटा एम बटे में डी का स्क्वायर, ये दिखाया था ना। और यहाँ पर क्या था, जी था, ये दिखाया था ना शुरू में। आपको सोचो डी का स्क्वायर उधर चला गया, डिवाइड वाली चीज मल्टीप्लाई में हो गई, मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में हो गई, तो ये बन नहीं गया फॉर्मूला, बन गया ना ये वाला फॉर्मूला। अब फटाफट पुट करो, जो चीज पूछी होगी ना उन सबको उधर ले जाते हैं। अगर हमसे एम पूछेगा सबको उधर ले जाएंगे, ठीक है। उसको जो पूछा उसे अकेला कर दो, जो पूछा उसे अकेला कर दो, एफ पूछा तो एफ को अकेला कर दिया, ठीक है।
तो जी कितना दे रखा है, पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। और न्यूटन मीटर का स्क्वायर केजी का स्क्वायर। बड़ा एम कितना दे रखा है, बड़ा एम 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg। उसके बाद मल्टीप्लाई हमें कितना दे रखा है छोटा एम, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 7.410। आप मत करने लग जाना, ठीक है, आप नीचे भी लिख सकते हो, मैं थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। किलोमीटर, ओ 1 मिनट, ये केजी में, ठीक है। अपॉन में डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस कितनी है, ये रही 3.84 गुणा 10 की पावर 5। देखो यहाँ पे स्क्वायर लगा है, इसको 2 बार लिख लेंगे, इसको 2 बार लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, 6.76 और 7.4 इनकी मल्टीप्लाई करनी है, इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। और ये जो 10 वाले है ना, दिख रहे हैं 10 वाले, थोड़ा इसको छोटा करता हूँ, ठीक है। 10 वाले दिख रहे हैं, इन सबको एक साथ लिख लो, 10 की पावर 11, 10 की पावर 24 और 10 की पावर 22, ठीक है। मैं देखो 6.76 और 7.4 एक साथ लिख लिया, और 10.11, 24 और 22 एक साथ लिख लिया। तो अपॉन में क्या है, ये देखो ये अमाउंट इसको एक साथ लिख लिया, इन दोनों को एक साथ लिख लिया और इन दोनों को एक साथ लिख लिया। अब आप इनकी गुणा करो, जल्दी बताओ कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 6.7 मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई 7.4 इनकी मल्टीप्लाई मत करना, इनकी मल्टीप्लाई नहीं करनी, केवल इनकी मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ। तो देखो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 297.48, इन तीनों की मल्टीप्लाई। अब देखो बेस सेम है ना, तो पावर जुड़ जाती है, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है, माइनस का 11, 24 और 22। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 3.84 मल्टीप्लाई 3.84, ठीक है। मैं 3 पॉइंट बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप प्यारे प्यारे बच्चे हो। तो 3.84 की 3.84 में मल्टीप्लाई करो, जल्दी से करो, 14.7456 मल्टीप्लाई। अब देखो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा और तंग कर रहा हूँ, ये आपको यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं ऐसे उल्टा पटान कर रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से करना है पेपर में, वैसे एग्जाम में इसके आने के चांस कम होते हैं। ये देखो ये चीज़ दे रखे, समझा रहा हूँ ना, तो आपको आगे साइंस लेनी होगी तो आपको बेनिफिट होगा। बाकी ऐसी कैलकुलेशन आनी चाहिए, कब कहीं जरूरत पड़ जाए। ये दे रखा है, ये हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है, लिख लिया। अब उसके ये कितना है, देखो दोनों प्लस के हैं, ये माइनस का है, हाँ या ना, ये दोनों प्लस के माइनस, तो 24 और 22 को जोड़ के 11 घटा दो, 24 और 22 को जोड़ के 11 घटा दो, 24 और 22 को जोड़ो 46 होता है, 46 में से 11 घटा दो, कितने आ गए, 35 आ गए, और 10 की पावर आपके 35 आ गए, ठीक है। ये देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं। और अपॉन में देखो इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आया था, हमारा आता 14.7456 मल्टीप्लाई 5 कितने होते हैं, 10 होते हैं। अब फटाफट आपको क्या करना है, इसको से डिवाइड करना है, इसको से। तो देखो हम अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं, 297 है ना, तो इसको आप 298 मान लेना एग्जाम में, ये 14 है तो इसे 15 मान लेना। अब इसको डिवाइड करो कितना आएगा, अभी तो हम कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो इससे कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। ऐसा करते हैं, हम रफ मान के करते हैं, इसे 298 लिखो, 297 नहीं लिखो, 297, और 297 को डिवाइड कर दो 15 से, 15 से डिवाइड करो तो, ठीक है। और ऐसा करो 14 से करके देखो, 297 को 14 से करो, तो भैया देखो इससे में अगर कर रहे हैं ना काफ़ी डिफरेंस आ रहा है, तो बच्चों अब ऐसे करना 297.5 ले लो, 297.5 297.5 लो, 14.7 से डिवाइड करो, 7 से, हाँ। तो ऐसे करना पड़ेगा, देखो शुरू के जैसे 4 है ना, 5 ले लिया और यहाँ पे 7 ले लिया, तो इसको डिवाइड करो तो हमारा कितना आ गया, 202 पॉइंट, ठीक है, 202 पॉइंट हमारा 20.23 आ रहा लगभग में। और अब 35 में से 10 के कितने बचे, 25 बचे, ठीक है, आ गया। अब देखो हमें रूल पता है ना कि
ये पॉइंट नहीं है, यहाँ पर है। ठीक है, हमें पता ना कि पहले का पॉइंट लगाना पड़ता है। देखो पहले का पॉइंट लगाना है ना, पहले के पॉइंट लगाना पड़ता है। अब सुनो बच्चों, एक चीज और रह गई हमारी। ये देखो यहाँ पर ये किलोमीटर में था, किसमें था, किलोमीटर में था, और हमें यहाँ पर मीटर में दे रखा है ना। तो हमने इसको किलोमीटर बदलने के लिए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं ना। तो आपको यहाँ पर 1000 यहाँ पर हो गया, 1000 यहाँ पर हो गया, तो कितने हो गए, 6 हो गए, 1 के ऊपर 6 जीरो। मेरे पास समझ आ रही है। अगर हम शुरू में कर देते तो हमें दिक्कत नहीं होती। तो मैं शुरू में आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने जो है ना यहाँ पर कर दिया, ठीक है ना। हमें कर देना चाहिए था लेकिन हमने करा नहीं, ठीक है, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो गई। तो अब हम कर रहे हैं, ठीक है। पहले कर देते तो कोई दिक्कत नहीं होती, इस बात का आप ध्यान में रखना है। चाहे मैं तो चाहता तो वीडियो काट के ठीक कर सकता था, लेकिन मैंने कहा आपको बताना जरूरी है, इसलिए मैंने इसे काटा नहीं, आपको समझा रहा हूँ। ओके, तो मैं बताता हूँ। जैसे 1 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 और 3 कितने हो गए, 8। तो यहाँ पर डी दोबारा लिख लेना, 3.84 गुणा 10 की पावर 8 मीटर हो गया। समझो मेरी बात, क्योंकि हमने किलोमीटर को मीटर में नहीं बदला था। तो अब यहाँ पर 8 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 8 लिखना पड़ेगा। और 8 8 कितने होते हैं, 16 होते हैं। ठीक है, मैं चाहता वीडियो को एडिट भी कर सकता था, लेकिन ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको इसी बहाने। 8 8 कितना हो गया, 16 हो गया। समझे मेरी बात। तो 16 हमारा आएगा यहाँ पर। अब 35 में 16 के कितने बचे, समझ में आ गया 16 कैसे आया, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में बदला। यहाँ पर किलोमीटर था, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, ठीक है, मीटर में बदल जाएगा। याद रखना इस बात को। और फिर यहाँ पे 5 की जगह 8 8 आएगा। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ ठीक है, तो वेरी गुड। यहाँ पे 19 आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था पॉइंट हमेशा एक के बाद लगाते हैं, तो जब पॉइंट इधर करेंगे तो एक पॉइंट बन जाएगा। तो 19 और 1 कितने हो गए, 20 हो गए। ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ 19 और कितना होगा, 20। आप वीडियो को पीछे करके देख लेना, समझ में आ गया आपको। बस ये हमारा आंसर आएगा। मैच कर लेते हैं कि कितना आंसर आ रहा है। ये देखो 2.02 10 की पावर 20, ठीक है, न्यूटन। न्यूटन में होता है ना फोर्स, समझ में आ गया। तो बच्चों इस तरीके से हमें करना था, और ये हमारा हो गया। और आज के, अच्छा एक चीज़ और ये फिर यूनिट खत्म हो जाएगी यहाँ पे। तो जो न्यूटन की वजह से दुनिया को क्या पता चल गया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता लग गया। पहला कि जो फोर्स होता है वो धरती से हमको बांधे रखता है, मतलब हम धरती से बंधे हुए हैं। हम धरती से पता है क्यों बंधे, नीचे क्यों और क्यों है, इसी फोर्स की वजह से। कौन सा फोर्स है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फायदे मिले। ये जो ग्रेविटेशन का जो फोर्स होता है, हम धरती से इसलिए बंधे हुए हैं। दूसरा, मोशन जो मून का, ये एग्जाम में बहुत बार आया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और जो मोशन है मून का, इसी वजह से मून धरती का चक्कर लगाता है, और इसी वजह से जो प्लैनेट होते हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसी वजह से टाइड्स आती हैं। क्या आती हैं, टाइड्स आती हैं। वो जो क्या नाम है, ज्वार भाटा नहीं आती रहती, ज्वार भाटा, जैसे समुद्र की लहरें चलती रहती हैं, तो वो कह रहे हैं इसी वजह से होती हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपका मोटिवेशन रहा, आपका सपोर्ट रहा, तो मैं ऐसी नई प्यारी प्यारी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा।